हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है 8वां चैप्टर कर रहे थे विवर्तन, जिसमें हमने कल तक हेडिंग क्या कर ली थी। कल तक हमने जो है एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन के लिए सूत्र पढ़ लिया था। इसमें जो है हमने कहाँ तक कर लिया था, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की कोणीय दूरी के लिए हमने क्या कर लिया था, सूत्र। ठीक है, हेडिंग आज क्या करेंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र। विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र, तो हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग हो जाएगा हमारा विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र। ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र, हेडिंग बनाइए इसको और लिखिए इसमें हेडिंग है विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र। देखो, यदि विवर्तक कोण थीटा तथा तीव्रता आई के बीच, यदि विवर्तक कोण थीटा तथा तीव्रता आई के बीच वक्र खींचा जाए तो, हो गया, यदि विवर्तन कोण थीटा तथा तीव्रता आई के बीच वक्र खींचा जाए तो यह वक्र विवर्तन प्रतिरूप का विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र कहलाता है। हो गया, यह वक्र विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र कहलाता है। लिखे, यह वक्र विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र कहलाता है, जो विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र कहलाता है, जो निम्न है। हो गया, जो निम्न है। क्या बताया गया था, जब हम एकल झिर्री द्वारा प्रयोग कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, ऐसे दो स्लीटें थी, है ना, ये हमारा अवरोधक हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया था हमने, सोर्स रखा था, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, जो है एक उत्तल दर्पण, यहाँ पे प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही थी। ठीक है, और दो स्थितियां हमको पता थी, है ना। यहाँ पे हमने एक पर्दा रख दिया है। ठीक है, और इससे जो है यहाँ पे हमने क्या किया था, एक और उत्तल दर्पण लगाया था। ठीक है, एक और हमने क्या किया था, उत्तल दर्पण लगाया था, और हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, हमको यहाँ पे जो है विवर्तन प्रतिरूप मिल रहा था। एक हमने ऐसे बनाया था और एक ऐसे दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे थे, O, और इसको क्या कह रहे थे, P। तो हमने क्या कहा था कि दो स्थानों पर जो है, ठीक है, जो केंद्रीय है वहां पे दीप्त फ्रिंज बनती है, या कहिए उच्चिष्ट बनता है, और जो यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट है वह ज्यादा चमकीला होगा, फिर प्रथम निम्निष्ठ, फिर गौड़ उच्चिष्ट होता है, जो इसकी अपेक्षा कम चमकीला होता है। इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम चमकीला होगा। इसी तरह नीचे भी है, निम्निष्ठ हो जाएगा या निम्निष्ठ हो जाएगा, फिर इसके नीचे गौड़ उच्चिष्ट। ठीक है, तो जब हम तीव्रता वक्र देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है सर्वाधिक चमकीला, उसके बाद वाला उच्चिष्ट उससे कम चमकीला, उसके बाद वाला उच्चिष्ट जो है उससे भी कम चमकीला, यानी धीरे धीरे जो है उच्चिष्ट की चमक जो है कम होती जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट सर्वाधिक चमक रखेगा, निम्निष्ठ तो चमक रखेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये डार्क साइड है, अदीप्त फ्रिंज बनेगी, यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है थोड़ी कम चमक होगी, या गौड़ उच्चिष्ट है, धीरे धीरे चमक जो है उच्चिष्टों की घटती जाएगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, तीव्रता वक्र खींचेंगे। ठीक है, तो इसी चमक के आधार पर मैं क्या किया है, तीव्रता के बीच जो है वक्र खींचा है। ठीक है, तो जो वक्र है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा वक्र होगा, ठीक है, तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट होगा या मुख्य उच्चिष्ट जिसे बोलते हैं, वो सर्वाधिक चमक रखेगा। फिर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। फिर क्या हो जाएगा, प्रथम निम्निष्ठ हो जाएगा, जहां पे बिल्कुल चमक नहीं होगी। फिर क्या आएगा, फिर आएगा गौड़ उच्चिष्ट। ठीक है, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर निम्निष्ठ आएगा, क्योंकि एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जो होगा हमारा क्या आएगा, फिर जो है यहाँ पे देखिए, ये मुख्य उच्चिष्ट हो गया, या प्रथम निम्निष्ठ, या दूसरा प्रथम गौड़ उच्चिष्ट, यह हो जाएगा, फिर दूसरा निम्निष्ठ हो जाएगा, फिर हो जाएगा या क्या, फिर जो है यह हो जाएगा उच्चिष्ट। ठीक है, फिर ऐसे क्रम चलता रहेगा, है ना, ऐसे क्रम क्या होता रहेगा, ऐसे जो क्रम है ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इधर भी ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, जो सर्वाधिक चमक रखता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय
उच्चिष्ट बोलेंगे। ये जो है यहाँ पे जो होगी इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्रथम निम्निष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गौड़ उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा प्रथम गौड़ उच्चिष्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, जो थोड़ी ऊंचाई है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय निम्निष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय निम्निष्ठ। ठीक है, द्वितीय निम्निष्ठ हो जाएगा, है ना, द्वितीय निम्निष्ठ। और ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक गौड़ उच्चिष्ट। ये वाला हिस्सा जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे द्वितीयक गौड़ उच्चिष्ट। ठीक है, द्वितीयक गौड़ उच्चिष्ट। ध्यान रखिए, जैसे जैसे केंद्रीय से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उच्चिष्टों की जो चमक है वह घटती जाएगी। तो यहाँ पे ये हिस्सा ऊंचा रहेगा, ये हिस्सा उससे कम, इसके बाद वाला उससे कम, धीरे धीरे कम होते रहेंगे। इसी तरह इसमें भी यह हिस्सा ऊंचा, उससे कम यह हो जाएगा, यह अभी प्रथम उच्चिष्ट हो जाएगा, या प्रथम गौड़ उच्चिष्ट हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये तो मिड रेखा है, ओ हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब हमको पता था क्या, हम प्रथम निम्निष्ठ जो निकाले थे, ठीक है, हमने देखा था कि पहले क्या बनता है, केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, फिर प्रथम निम्निष्ठ, फिर गौड़ उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ नीचे की तरफ। ठीक है, फिर हो जाएगा यह गौड़ उच्चिष्ट। ठीक है, तो हमको क्या पता था कि केंद्रीय उच्चिष्ट से जो प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई है, θ1 बराबर, सूत्र क्या था, θ1 बराबर था लेमडा बटे ई प्लस माइनस लेमडा बटे ई। फिर क्या था, जो ये तो किसके लिए हो जाएगा, प्रथम निम्निष्ठ के लिए। किसके लिए हो जाएगा, प्रथम निम्निष्ठ के लिए। अगर द्वितीय निम्निष्ठ है तो θ2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 लेमडा बटे ई। θ3 बराबर क्या जानते हैं, 3 लेमडा बटे ई। ठीक है, प्लस माइनस 3 लेमडा बटे ई। इसी तरह ये तो निम्निष्ठ के लिए है, ये पूरा किसके लिए था, कल वाली वीडियो में बताया गया था, निम्निष्ठ के लिए। ठीक है, और गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या था, ये जो गौड़ उच्चिष्ट बन रहे हैं ये तो केंद्रीय था, इसके बाद जो गौड़ उच्चिष्ट बन रहे हैं उनके लिए क्या बताया गया था, θ1 बराबर प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या बताया गया था, 3 लेमडा। ठीक है, 3 लेमडा बटे 2 ई प्लस माइनस 3 लेमडा बटे 2 ई। इसी तरह θ2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5 लेमडा बटे 2 ई। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यह क्या था, कोणीय चौड़ाई। क्या था, कोणीय चौड़ाई। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे प्रथम निम्निष्ठ बना है ना, तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए कितना है, लेमडा बटे ई। अगर दाहिनी तरफ है तो प्लस लेमडा बटे ई, बाईं तरफ है तो माइनस लेमडा बटे ई। ठीक है, तो यह जो है प्रथम निम्निष्ठ के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, लेमडा बटे ई लिखेंगे। ठीक है, लेमडा बटे क्या लिखेंगे, लेमडा बटे ई। अब यहाँ पे देखो, यह प्रथम गौड़ उच्चिष्ट है, यह प्रथम क्या है, गौड़ उच्चिष्ट है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा 3 लेमडा बटे 2 ई। ठीक है, 3 लेमडा बटे 2 ई। इसी तरह जो है प्रथम द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, 2 लेमडा बटे ई। ध्यान रखिए, लेमडा बटे ई, यह ध्यान रखिए गौड़ उच्चिष्ट के लिए है। ठीक है, और यह क्या है, प्रथम निम्निष्ठ या द्वितीय निम्निष्ठ। यह द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट के लिए यहाँ पे कितना करेंगे, द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट के लिए कितना आया था, 5 लेमडा। ठीक है, 5 लेमडा बटे 2 ई। इसी तरह यह तीसरा निम्निष्ठ है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लेमडा बटे ई, 3 लेमडा बटे ई। इसी तरह जब इस तरफ आएंगे तो इधर तो चिन्ह प्लस था, इधर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस लेमडा बटे ई। और यहाँ पे जो होगा, या प्रथम गौड़ उच्चिष्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 लेमडा बटे 2 ई। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 लेमडा बटे ई। और यहाँ पे क्या आएगा, ये दूसरा गौड़ उच्चिष्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 लेमडा बटे 2 ई, 5 लेमडा बटे 2 ई। या तीसरा निम्निष्ठ है तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3 लेमडा बटे ई। माइनस में कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा 3 लेमडा बटे ई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 लेमडा बटे कितना, 3 लेमडा बटे ई हो जाएगा। ठीक है, 3 लेमडा बटे क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बटे ई हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा जो हमारा तीव्रता वक्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा तीव्रता वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लेंगे, ये तीव्रता वक्र है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो है आई किसको प्रदर्शित कर रहा है, तीव्रता को। ठीक है, आई किसको प्रदर्शित कर रहा था, आई जो है प्रदर्शित कर रहा है तीव्रता को। यह हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट, द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट। उसी तरह इस क्रम में भी चलेगा। या उसकी क्या दिखाई गई है, कोणीय चौड़ाई दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है, कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो इस चित्र को बना लेंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। इस चित्र को बनाइए और अगली हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। चित्र को बनाने के बाद हेडिंग क्या लिखोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसको हेडिंग बनाइए सभी लोग।
केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ये आ रहा है ना पूरा। हेडिंग बनाइए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और लिखिए इसमें, लिखो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, हेडिंग है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और उसमें लिखिए केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को, प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की, हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, लिखो केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर, हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव, केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव कितना है, लैम्डा बटे ई, मतलब ये जो दूरी है वो कितनी है, लैम्डा बटे ई, ठीक है। तो क्या लिखे, केंद्रीय कोणीय फैलाव थीटा बराबर, कोणीय फैलाव थीटा बराबर लैम्डा बटे ई, केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव थीटा बराबर लैम्डा बटे ई, थीटा बराबर लैम्डा बटे ई है, हो गया, ई है। लिखो अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की, हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की कुल कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की कुल कोणीय चौड़ाई, लिखे, कुल कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर, ध्यान दो, थीटा इस तरफ हो गया, थीटा इस तरफ हो गया, हमको इस केंद्रीय उच्चिष्ट की यहां से यहां तक की जो है चौड़ाई ज्ञात करनी है। इधर से जो प्रथम निम्निष्ठ है, कोणीय चौड़ाई किसे बोल रहे हैं, इधर से जो प्रथम निम्निष्ठ है ना, और इधर से जो प्रथम निम्निष्ठ है, इनके बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वही क्या है, कोणीय चौड़ाई है। केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या क्या है, कोणीय चौड़ाई। तो इधर कितना है कोणीय चौड़ाई, थीटा, इधर कितना है कोणीय चौड़ाई, थीटा। तो इस पूरे जो है मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल कोणीय चौड़ाई कितना हो जाएगी, थीटा में थीटा जोड़ देंगे, ठीक है, थीटा में थीटा जोड़ देंगे। हमको थीटा बराबर पता है लैम्डा बटे ई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, लैम्डा ई प्लस लैम्डा बटे ई, ठीक है। इधर का थीटा और इधर का थीटा ऐड करिए, हमको केंद्रीय उच्चिष्ट की जो है कोणीय चौड़ाई मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, इसमें एलसीएम तो ई हो जाएगा, अंश जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई, ठीक है। 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 2 थीटा बराबर कितना आ गया जी, 2 थीटा बराबर हो गया 2 लैम्डा बटे ई, ठीक है। 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई। तो इसको लिखिए आगे, फिर लिखो यदि, इसके नीचे लिखिए यदि झिर्री से पर्दे की दूरी, यदि झिर्री से पर्दे की दूरी, हो गया, यदि झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है तो, है ना, यदि झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की, यदि झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, हो गया, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, लिखे, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, फार्मूला लिख लेते हैं। अब रैखिक चौड़ाई है, यह कौन सी चौड़ाई थी, या कोणीय चौड़ाई। अब किसके लिए फार्मूला है, रैखिक चौड़ाई, रैखिक चौड़ाई बराबर 2x, 2x से रैखिक चौड़ाई को प्रदर्शित करेंगे, फार्मूला हो जाएगा 2 लैम्डा बटे ई और गुणे हो जाएगा डी। डी क्या है,
डी क्या है, झिर्री से जो है पर्दे की दूरी है, ठीक है, झिर्री से क्या है, पर्दे की दूरी। तो डी बराबर हम लिख लेंगे, डी बराबर क्या है, झिर्री से, है ना, झिर्री से पर्दे की दूरी, ठीक है, झिर्री से पर्दे की दूरी। लिम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ई क्या है, स्लिट की चौड़ाई, ठीक है, जो स्लिट है उसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई, ए बी। जो पीछे चित्र में देखे थे हम यहाँ पे जो अवरोधक था इसके मध्य जो ए और बी था उसकी जो चौड़ा, उसका जो आकार है उसे ई बोल रहे थे, उसके आकार को हम क्या बोल रहे थे, ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक चौड़ाई के लिए 2x बराबर 2 लेम्डा बटे ई, 2x बराबर 2 लेम्डा बटे ई हो जाएगा। तो इसको बनाइए जल्दी से, हेडिंग लिखिए इसको, फिर अगला इंडिकेट लिखिए। ये लिख लीजिए रेखीय चौड़ाई के लिए 2x क्या है, रैखिक चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, 2 थीटा क्या थी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला लिखिए इंडिकेट, इंडिकेट लिखो, मिटा देते हैं इसको। देखिए इंडिकेट लिखिए। अब हमको पता था कि हम जो है जब ये स्लिट बनाए थे, जब एकल झिर्री द्वारा हम प्रयोग किए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे और यहाँ पे 2 उत्तल लेंस रखे थे। अगर इसकी फोकस दूरी f मान ले, लेंस की फोकस दूरी कितनी मान ले, f, ठीक है, तब के लिए हमको फार्मूला लिखना है। तो लिखिए यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पे जो लेंस पर्दे पर फोकस कर रहा था, ठीक है, लिखिए यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है, यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है तथा यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है तथा क्या, जो लिख सकते हो, यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है जो रेखा छिद्र के बहुत समीप रखा है, ये रेखा छिद्र इसके बहुत नजदीक होगा ये, ठीक है। तो देखिए यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है जो रेखा छिद्र के बहुत समीप है, तब जो रेखा छिद्र के बहुत समीप है तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, हो गया, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, हो गया, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, हो गया, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई 2x बराबर 2 लेम्डा बटे ई और गुणे स्मॉल f, ठीक है, 2x बराबर 2 लेम्डा बटे ई और गुणे स्मॉल f, स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा, फोकसन लेंस की फोकस दूरी, है ना, फोकसन लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकसन लेंस की फोकस दूरी। तो लिख लीजिए इसको फार्मूला, है ना, फोकसन लेंस की फोकस दूरी। तो ये हो गया हमारा एकल झिर्री द्वारा प्रयोग था उससे संबंधित और उसके लिए परिभाषाएं, ठीक है। अगली हेडिंग हम क्या लिखेंगे, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, इंपॉर्टेंट है ये, हेडिंग लिखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। इसको मिटा देते हैं और हेडिंग बनाते हैं क्या, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, हो गया ना, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। हेडिंग लिखिए इसको, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। और फिर इसमें 2 कॉलम बनाइए, एक कॉलम में लिखिए व्यतिकरण, एक कॉलम में क्या लिखोगे, व्यतिकरण, और दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे, विवर्तन, ठीक है। एक कॉलम में हो जाएगा व्यतिकरण और दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, विवर्तन, ठीक है। व्यतिकरण और विवर्तन लिखिए इसमें।
एक दो अंतर तो आपको वैसे भी याद होगा, जैसे व्यतिकरण में कौन कौन सा बन रहा था, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज बन रही थी और अदीप्त फ्रिंज बन रही थी। कौन कौन सी फ्रिंज बन रही है, दीप्त और अदीप्त। विवर्तन में क्या होता था, विवर्तन में उच्चिष्ट बनता था, ठीक है, विवर्तन में क्या बनता था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनता था, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो जो दीप्त की फ्रिंज की चौड़ाई थी वह समान थी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, जो केंद्रीय उच्चिष्ट होगा वह सर्वाधिक चौड़ा होगा, इसके बाद जितने भी उच्चिष्ट होंगे सब गौण होंगे, जिसकी चौड़ाई हमेशा जो है केंद्रीय उच्चिष्ट से कम ही होगी, ठीक है, जिसकी चौड़ाई हमेशा जो है क्या होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट से कम ही होगी। व्यतिकरण में हम क्या कर रहे थे, दो बहुत छोटे रेखा छिद्र ले रहे थे, ठीक है, दो बहुत छोटे क्या कर रहे थे, रेखा छिद्र, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, अवरोधक ले रहे हैं, ठीक है, दो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अवरोधक ले रहे हैं, तो यही सब अंतर है ना। तो लिखिए पहला दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे व्यतिकरण और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे विवर्तन, ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे विवर्तन। तो पहले कॉलम में व्यतिकरण में लिखिए, व्यतिकरण में अंतर में लिखो, पहला व्यतिकरण में लिखो, दो कला संबद्ध स्रोतों से, हमको पता था व्यतिकरण में जो है, व्यतिकरण तभी संभव है जब स्रोत कैसे हो, कला संबद्ध हो, अर्थात उनके बीच जो है कलांतर नियत हो, ठीक है, कलांतर जो है हमेशा बदलना नहीं चाहिए, नियत कलांतर होना चाहिए, हर जगह कलांतर नियत होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए इसमें व्यतिकरण में पहला अंतर लिखो, दो कला संबद्ध स्रोतों से, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के, हो गया, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है, आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है, हो गया, अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। विवर्तन में लिखो, एक ही तरंगाग्र के, विवर्तन में पहला नंबर लिखिए, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, हो गया ना, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से विवर्तन होता है, हो गया, तरंगों के बीच व्यतिकरण से विवर्तन होता है, लिखे, विवर्तन होता है। दूसरा नंबर लिखिए व्यतिकरण में, नंबर 2 लिखिए व्यतिकरण में, लिखिए इसमें लिखो, व्यतिकारी फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकारी फ्रिंजों की चौड़ाई, हो गया, व्यतिकारी फ्रिंजों की चौड़ाई समान भी हो सकती है, व्यतिकारी फ्रिंजों की चौड़ाई समान भी हो सकती है अथवा नहीं भी, हो गया, व्यतिकारी फ्रिंजों की चौड़ाई समान भी हो सकती है अथवा नहीं भी। विवर्तन में लिखिए, विवर्तन फ्रिंजें, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती, हो गया, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। तीसरा नंबर लिखो, तीसरा नंबर लिखिए व्यतिकरण में, लिखो, व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, हो गया, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, हो गया ना। उसमें लिखिए विवर्तन में तीसरा नंबर लिखिए, लिखो विवर्तन में, विवर्तन प्रतिदर्श में या विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर, विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता,
हो गया। विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता लगातार घटती जाती है। मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता लगातार घटती जाती है। हो गया, दीप्त फ्रिंज की तीव्रता लगातार घटती जाती है। 3 हो गया। चौथा अंतर लिख लो व्यतिकरण में। चौथा अंतर लिखिए व्यतिकरण में। लिखो व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम, अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम लगभग शून्य होती है, लगभग शून्य होती है। अतः तो क्या, अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगभग शून्य होती है। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच, अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हो गया, अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। चौथा नंबर लिखिए विवर्तन में। विवर्तन में चौथा नंबर लिखिए। लिखिए विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठ की तीव्रता, हो गया, विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठ की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती। विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठ की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती। हो गया, कभी शून्य नहीं होती। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच, अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। हो गया, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, चारों अंतर समझ में आ गए। क्या क्या कहा गया था? पहला अंतर कह रहा था कि जो व्यतिकरण होगा उसके लिए दो, ठीक है, दो स्रोत होने चाहिए। ठीक है, और दोनों स्रोत परस्पर कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध। दोनों स्रोत परस्पर कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध। जबकि विवर्तन में क्या चाहिए? विवर्तन में जो है एक ही स्रोत था और इससे तरंगाग्र बन रहा था। तरंगाग्र पर विभिन्न कण थे। तरंगाग्र क्या है? कणों का वह समूह जो कंपन की समान कला में है। ठीक है, तो विवर्तन में दो अलग अलग स्रोत चाहिए थे, व्यतिकरण में दो अलग अलग स्रोत चाहिए। जबकि विवर्तन में क्या है? तरंगाग्र पर स्थित जो है, विवर्तन में स्रोत एक ही था, इसके माध्यम से बना तरंगाग्र, और तरंगाग्र के विभिन्न कण जो है, ठीक है, इनके माध्यम से हम क्या कर रहे थे? व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, जो तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न कण है वो व्यतिकरण की घटना करा रहे थे। मतलब स्रोत एक ही है, और इसमें जो है व्यतिकरण में स्रोत कितने हो गए? दो हो गए। व्यतिकरण में स्रोत दो हो गए, जबकि विवर्तन में स्रोत एक ही था। जो इसके द्वारा बन रहा तरंगाग्र था, उसके जो कण थे वह क्या कर रहे थे? वह व्यतिकरण की घटना को संपादित करा रहे थे। ठीक है, अब इसमें व्यतिकरण में और क्या था? व्यतिकरण में और अंतर क्या है? व्यतिकरण में जो दीप्त फ्रिंज बन रहा था, व्यतिकरण में क्या होता था? दीप्त बन रहा है, फिर अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा दीप्त, ये हो जाएगा अदीप्त, फिर हो जाएगा दीप्त। तो जो दीप्त फ्रिंज है वह समान चौड़ाई की होंगी। ठीक है, दीप्त फ्रिंज क्या है? समान चौड़ाई के होंगे। लेकिन विवर्तन में क्या था? विवर्तन में क्या बन रहा है? उच्चिष्ट बन रहा है। विवर्तन में उच्चिष्ट बन रहा है, फिर निम्निष्ठ बनेगा, फिर उच्चिष्ट बनेगा। तो सबसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, फिर प्रथम गौण उच्चिष्ट, फिर द्वितीय गौण उच्चिष्ट। ठीक है, ये प्रथम हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर निम्निष्ठ के बाद फिर द्वितीय निम्निष्ठ आएगा, द्वितीय निम्निष्ठ आएगा, फिर क्या हो जाएगा? द्वितीय गौण उच्चिष्ट आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम जो है व्यतिकरण में क्या देख रहे थे? जो दीप्त फ्रिंज थी उनकी तीव्रताएं, उनकी चौड़ाई समान थी। ठीक है, मतलब जितनी चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की है उतनी चौड़ाई इस दीप्त फ्रिंज की होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे चमकीला केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, इसकी चौड़ाई जो होगी अधिक होगी, जबकि प्रथम गौण उच्चिष्ट की चौड़ाई कम होगी, और फिर क्या होगा? द्वितीय गौण उच्चिष्ट की चौड़ाई और कम होगी।
धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे चमकीला जो है चमकीला क्षेत्र घटता जाएगा, किसमें, विवर्तन में, जबकि व्यतिकरण में चमकीला क्षेत्र हर जगह समान था। ठीक है, तो चमकीला क्षेत्र जो है व्यतिकरण में हर जगह समान है, जबकि विवर्तन में चमकीला क्षेत्र क्या होता जाएगा, केंद्रीय सबसे ज्यादा चमक रखेगा, फिर प्रथम गौण, फिर द्वितीय गौण, ऐसे चमक घटती जाएगी। ठीक है, और क्या था, यहाँ पे जो अदीप्त फ्रिंज बन रही थी, व्यतिकरण में जो है अदीप्त फ्रिंज जो बन रही थी, पहले क्या बन रहा था, ब्राइट हो जाएगा, पहले ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क। ब्राइट को हम दीप्त बोल रहे हैं, डार्क को अदीप्त बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यतिकरण में क्या था, जो डार्क फ्रिंज थी वहां पे बिल्कुल चमक नहीं होती थी। ठीक है, मतलब पूरा डार्क था, काला क्षेत्र पूरा था। ठीक है, पूरा क्षेत्र कैसा था, डार्क, जबकि दीप्त क्या था, दीप्त चमक वाली क्षेत्र थी। ठीक है, और जबकि अदीप्त क्या था, पूरा क्षेत्र काला था, फिर दीप्त होगा, फिर चमक आएगी। ठीक है, फिर क्या था, डार्क, फिर काला। तो हमको अंतर एकदम स्पष्ट हो रहा था किसमें, दीप्त और अदीप्त में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चमक थी, यहाँ पर क्या हो रहा था, बिल्कुल चमक नहीं है। ठीक है, तो दीप्त और अदीप्त में हम अंतर स्पष्ट कर रहे थे। विवर्तन में क्या हो रहा है, विवर्तन में जो है निम्निष्ठ पर भी कुछ प्रकाश पहुंच रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद निम्निष्ठ पर भी थोड़ी चमक उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, थोड़ी क्या हो रही थी, चमक उत्पन्न हो रही थी। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे गौड़ उच्चिष्टों की चमक घटती जाएगी, जबकि निम्निष्ठ पर चमक तो थोड़ी बहुत रहती है। तो हम जैसे जैसे नीचे या ऊपर बढ़ते जाएंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर या नीचे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यतिकरण में क्या हो रहा था, पूरी तरह चमक वाला क्षेत्र दीप्त था, पूरी तरह काला वाला क्षेत्र अदीप्त था। लेकिन यहाँ पर जो निम्निष्ठ और उच्चिष्ट बन रहे हैं उसमें धीरे धीरे जो है केंद्रीय उच्चिष्ट के पास तो ठीक था, अंतर स्पष्ट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे गौड़ उच्चिष्टों की चमक घटती जाएगी। लेकिन निम्निष्ठ थे उस पर भी थोड़ी बहुत चमक पहुंच रही थी, जिस कारण जो है ऊपर या नीचे जाने पर हम केंद्रीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में जो है पूरी तरह से अंतर नहीं कर पाते हैं। किसमें अंतर हो गया, विवर्तन और व्यतिकरण में। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। आज के जो है आंकिक, इस चैप्टर के आंकिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा आंकिक है। ये हो जाएगा व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, जो समाप्त हो गया। हम आंकिक देखते हैं इसका। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की जो है सीमा आदि ये सब पूछा है। ठीक है, तो ये सब विभेदन सीमा तुम लोग सिलेबस में नहीं है, इसको आगे छोड़ के बढ़ते हैं, सवाल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो पूछा गया है मिटा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट अंतर था दोनों, व्यतिकरण और विवर्तन में। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में इंपॉर्टेंट था ये हेडिंग। ठीक है, तो इसको कर लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। ठीक है, पहला आंकिक देखते हैं इसका। आंकिक किसका है, विवर्तन का है। ठीक है, आंकिक किसका है, विवर्तन का। पहला ध्यान देते हैं आंकिक में, कह रहा है 0.2 मिमी चौड़ाई वाली एक झिर्री। ठीक है, 0.2 मिमी चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है, 0.2 मिमी चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर। ठीक है, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिमी पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। है ना, 5 मिमी पर क्या हो रहा है, प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। हमको क्या ज्ञात कर लेना है, हमको जो है तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेनी है। हमको क्या ज्ञात कर लेना है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो सवाल में क्या दे दिया है, 0.2 मिमी चौड़ाई वाली एक झिर्री। ठीक है, झिर्री की चौड़ाई दी दी है जिसे ई बोलेंगे। ई बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 मिमी। अब हमको क्या पता था, 1 मिलीमीटर बराबर जो है, ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर, यानी ई बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर। 0.1 हम पीछे करेंगे, 10⁻³ में एक और बढ़ जाएगी 10⁻⁴ मीटर। कह रहा है पर्दा जो है 2 मीटर दूर है। डी बराबर कितना दे दिया है, डी बराबर 2 मीटर। कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों ओर 5 मिमी पर प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, अब हमको पता था ये हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये प्रथम निम्निष्ठ हो जाएगा, इसी तरह इधर प्रथम निम्निष्ठ हो जाएगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 मिमी इधर, ठीक है, और 5 मिमी जो है इस ओर। क्या बन रहा है, 5 मिमी इस तरफ, 5 मिमी इस तरफ। क्या दे दिया है, कह रहा है 5 मिमी दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ पाए जा रहे हैं। दोनों ओर 5 मिमी दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ
पाए जा रहे हैं प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। यक्स का मान दे दिया है, यक्स बराबर कितना दे दिया है, यक्स बराबर दे दिया है 5 मिलीमीटर। इसको बदल सकते हैं, 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। हमसे लिम्डा पूछ लिया गया है, लिम्डा क्वेश्चन मार्क है। सवाल कब पूछा गया था, ये सवाल जो है 2011 में पूछा गया है। सवाल कब पूछा गया है, 2011 में। तो हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा, जब पर्दे की चौड़ाई दी हो तो सूत्र होता है 2x बराबर 2 लैम्डा बटे E × d। ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बटे E और गुणे d। अब हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं लिम्डा का मान। ठीक है, तो मान रख लीजिए, लिम्डा ज्ञात करना है, पक्षांतर कर दो तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2x और इसका E का गुणा हो जाएगा बटे d बराबर 2 लैम्डा बटे कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। तो हो जाएगा 2 × x का मान रख देंगे कितना, 5 × 10⁻³ मीटर, 5 × 10⁻³ और E का मान यहाँ पे दे ही दिया है, कितना दे दिया है, 2 × E बराबर दे दिया है 2 × 10⁻⁴ और बटे D का मान दे दिया है 2 बराबर किसके, 2 लैम्डा के, बराबर किसके आ जाएगा, 2 लैम्डा के। तो अब कितना आएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बराबर, 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा 5 का गुणा 10 में कराएंगे तो 10 × 10⁻⁷, 10 × 10⁻⁷ लैम्डा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁷ बटे 2, 2 से 5 बार में कट जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। इसको 10 तक बनाएंगे क्योंकि तरंगदैर्ध्य को हम जो है तरंगदैर्ध्य को हम एंगस्ट्राम में लाते हैं, तो इसको हम एंगस्ट्राम बनाने के लिए यहाँ पे 10⁻10 करना होगा, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाइए तो 5000 हो जाएगा। कितने जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, 3, तो 10⁻³ और लिखेंगे, 10⁻7 पहले से है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5000, 7 और 3 जोड़ देंगे 10⁻10 मीटर। हमको चूंकि क्या पता था, 10⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्राम, अतः लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा 5000 एंगस्ट्राम। मतलब जो प्रकाश गिर रहा था उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी थी, जो प्रकाश गिर रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्राम है। ठीक है, तो इस सवाल को कर लेंगे, जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी आ गई, 5000 एंगस्ट्राम हो गई। ठीक है, इस सवाल को करिए, फिर आगे देखते हैं। ये पहला नंबर सवाल था जो कब पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। ठीक है, हम दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 2 जो पूछा गया है, इसमें कह रहा है तरंगदैर्ध्य 5900, तरंगदैर्ध्य 5900 × 10⁻10 मीटर का प्रकाश, तरंगदैर्ध्य 5900 × 10⁻10 मीटर का प्रकाश 11.8 × 10⁻5 सेमी चौड़ी झिल्ली, 11.8 × 10⁻5 सेमी चौड़ी झिल्ली पर अभिलंबवत गिरता है। ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, मतलब हमको थीटा ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो पहले तरंगदैर्ध्य दे दिया है सवाल में, लैम्डा बराबर कितना दे दिया है, लैम्डा बराबर दे दिया है 5900 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, और झिर्री की चौड़ाई E बराबर दे दिया है 11.8 × 10⁻5 सेमी, 11.8 × 10⁻5 सेमी। सेमी को मीटर बनाएंगे तो हमको क्या पता था, 1 सेमी बराबर 10⁻2 मीटर, तो E बराबर हो जाएगा 11.8 × 10⁻5 और गुणे हो जाएगा 10⁻2 और मात्रक हो जाएगा मीटर, तो E बराबर हो गया 11.8 × 10⁻7 मीटर। हमसे पूछ रहा है थीटा और केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई मतलब 2 थीटा। ठीक है, थीटा और हमसे क्या पूछा है, 2 थीटा पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं जो है प्रथम निम्निष्ठ के लिए थीटा बराबर होता है लैम्डा बटे ई, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बटे ई। तो थीटा बराबर हो जाएगा, लैम्डा का मान कितना दे दिया है 5900 और गुणे 10⁻10 दे दिया है 10। इसको चाहो तो कम कर सकते हो, इसको 2 जीरो हटा दो। ठीक है, 2 जीरो क्या कर दो यार, दशमलव को 3 अंक इधर लाओ तो हो जाएगा 5.9 × 10⁻+3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक इधर आया है, 3 अंक इधर आया है, गुणे 10⁻7 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो हम इसको जो है लिख सकते हैं कितना, 5.9 × 10 यहाँ पे 10 था,
10 में से 3 घटाएंगे तो 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। किसके बराबर है? या लेमडा बराबर है, तो वही मान रख देते हैं, ज्यादा आसानी है। ठीक है, लेमडा का मान रख देंगे 5.9 गुणे 10 की घात -7 और बटे ई है तो ई का मान है 11.8 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -7 हो जाएगा। ऊपर नीचे से दशमलव हटाओगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 59/118 और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 10 की घात -7 गुणे 10 की घात +7 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, 59 एक कम 59 और 59 दूनी 118 तो थीटा बराबर आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणे 10 की घात -0 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 1/2 और यहाँ पे 10 की घात 0। ठीक है, इस थीटा को हम क्या लिख सकते थे? चूंकि हम यहाँ पे जो थीटा है वो किसके बराबर था? साइन थीटा को थीटा माने थे। साइन थीटा बराबर किसके था? थीटा के। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर किसके? 1/2 के। साइन कितने अंश का मान? 1/2 तो साइन हो जाएगा 30 अंश का मान। थीटा बराबर कितने अंश आ जाएगा? थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितने अंश आ गया? 30 अंश। अगर नहीं ऐसे करना चाहते हैं तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा कि साइन थीटा को थीटा कैसे कर दिए तो इस फार्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं। एक तो तरीका यही था लगाने का, नहीं आता है तो ये तरीका भी है। ठीक है, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ई साइन थीटा बराबर लेमडा के। निम्निष्ठ के लिए ये होता है। किसके लिए है ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, निम्निष्ठ के लिए। ठीक है, निम्निष्ठ के लिए कितना था? ई साइन थीटा बराबर हमारा था कितना? लेमडा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा बराबर लेमडा बटे ई, वही चीज है। ठीक है, अब वहां पे थीटा अति अल्प था इसलिए केवल साइन थीटा को थीटा लिख दिए थे। अगर आप चाहते हैं इस तरह करना तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा का मान यहाँ पे जो है वही रख लो 5.9 और गुणे 10 की घात -7 और ई का मान हो जाएगा 11.8 गुणे 10 की घात -7। दशमलव हटाओगे तो फिर वही आएगा। साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा 59/118 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात +7 तो फिर 1/2 बार में कट जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 10 की घात 0। किसी संख्या पर घात 0 का मान 1 होता है इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 1। साइन कितने अंश का मान? 1/2 तो साइन 30 अंश का मान 1/2। इस प्रकार थीटा बराबर कितने अंश आ गया? थीटा बराबर 30 अंश आ गया। यानी प्रथम निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई वह कितनी आ गई? प्रथम निम्निष्ठ की जो है कोणीय चौड़ाई हो जाएगी वह 30 अंश हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमसे 2 थीटा पूछा था। सूत्र क्या लगाओगे? यहाँ पे जो है बस यहीं पे क्या कर देना है, 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर होता है 2 लेमडा बटे ई। 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटे ई। तो लेमडा बटे ई का मान हमारा कितना अंश आया था? 30 अंश। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 2 और गुणे लेमडा बटे ई, 2 गुणे लेमडा बटे ई। अब हम चूंकि लेमडा बटे ई का यहाँ पे मान निकाले हैं, लेमडा बटे ई का मान कितना आया है? लेमडा बटे ई बराबर कितने अंश आ गया? 30 अंश। इसलिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 30 अंश, अर्थात हो जाएगा 2 थीटा बराबर कितने अंश? 60 अंश। मतलब केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई है, केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 60 अंश, जबकि प्रथम निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई है वो कितने अंश होगी? प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई 30 अंश होगी, जबकि केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो है कोणीय चौड़ाई वो कितने अंश होगी? 60 अंश। इस प्रकार हम जो है कौन सा सवाल देख लिए? दूसरा नंबर। अगला सवाल देखेंगे तीसरा। इस सवाल को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 ध्यान दे देते हैं। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है किसी 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर, 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप के लिए केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप के लिए केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य दे दिया है, कह रहा है कितने मीटर चौड़ी झिर्री है, तो ई बराबर दे दिया है। जब भी झिर्री की चौड़ाई दे तो ई है, ई बराबर दे दिया है 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर। तरंग दैर्ध्य कितना था? तरंग दैर्ध्य 6000 है, यानी लेमडा बराबर दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 6000 गुणे 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 3 जीरो कम हो जाएगा तो 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। अभी पीछे बताए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है?
प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। प्रकाश कैसा पड़ रहा है? लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना है, मतलब हमको 2 थीटा ज्ञात कर लेना है। 2 थीटा हमको क्या ज्ञात कर लेना है? 2 थीटा हमको ज्ञात कर लेना है। तो चूंकि हमको सूत्र पता है क्या, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बटे ई। ठीक है, 2 लैम्डा बटे ई हो जाएगा। इसी फार्मूले का उपयोग करिए तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 गुणे लैम्डा का मान रख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात -7 और बटे ई का मान हो जाएगा 10 की घात -5। 6 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 12 और इसको ऊपर करेंगे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -5, यानी हो जाएगा हमारा 2 थीटा बराबर कितना? 12 गुणे -5 ऊपर जाएगा +5 होगा तो 12 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते थे? 12 को हम ऐसे 12.0 लिख सकते हैं। 10 की घात -2 है, दशमलव को 2 अंक इधर कर देंगे तो 0.12 और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। इस प्रकार जो है कोणीय चौड़ाई कितनी आ गई? कोणीय चौड़ाई हो जाएगी 0.12 रेडियन। ठीक है, 0.12 रेडियन हो जाएगा कौन सा? कोणीय उच्चिष्ट की जो है चौड़ाई। ठीक है, कोणीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी हो गई? 0.12 रेडियन। सवाल कब पूछा गया था? ये जो सवाल है पूछा गया है 2012 में। ठीक है, सवाल कब पूछा गया था? 2012 में। कौन सा नंबर सवाल है? तीसरा सवाल करिए, फिर अगला नंबर देख लेते हैं, चौथा। ठीक है, इस सवाल को कर लीजिए। ये तीसरा नंबर सवाल था, इसको मिटाते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम ध्यान देते हैं। चौथा नंबर पहला सवाल, किसी 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ी स्लिट पर, किसी 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित है? प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब फिर वही थीटा और 2 थीटा ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, सवाल में जो है ई बराबर दे दिया है। ई बराबर दे दिया है 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर जो है झिर्री की चौड़ाई दे दिया है और तरंगदैर्घ्य कितना दे दिया है? लैम्डा बराबर दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। हम क्या जानते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर जानते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 5000 और गुणे 10 की घात -10 मीटर। लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। हमसे पूछ रहा है थीटा ज्ञात कीजिए। प्रथम निम्नलिखित की चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट से और 2 थीटा ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, एक तो थीटा ज्ञात कर लेना है और दूसरा हमको क्या ज्ञात कर लेना है? थीटा और 2 थीटा ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या दे दिया है? थीटा बराबर सूत्र बताए थे लैम्डा बटे ई। ठीक है, चूंकि थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर लैम्डा बटे ई है तो थीटा बराबर हो जाएगा, लैम्डा का मान रख दोगे 5 गुणे 10 की घात -7 और ई का मान यहाँ पे हम रख देंगे 2 गुणे 10 की घात -5। अब भाग दे देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे तो 5 बटे 2 हो गया, इसको ऊपर करेंगे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात +5, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 2 का भाग 5 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव लगा दिए 10, 2 बच्चे 10 और गुणे 10 की घात -2। मात्रक क्या हो जाएगा? कोण है तो कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। हम चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ दें। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। 2 थीटा पूछा है तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बटे ई। 2 लैम्डा बटे ई, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा बराबर 2 गुणे लैम्डा बटे ई लिख सकते हैं। लैम्डा बटे ई बराबर क्या था? ठीक है, चूंकि हम जो है थीटा बराबर किसके था? लैम्डा बटे ई के। ठीक है, या कर सकते हैं पूरा ही कर लो, क्या जा रहा है उसमें, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2 गुणे, सीधा कर सकते थे लैम्डा बटे ई का मान इतना आया है, यही यहाँ पे उठा के रख दो। ठीक है, तो आंसर भी आ जाएगा। लेकिन चाहिए तो पूरा कर लीजिए। लैम्डा का मान कितना है? 5 गुणे 10 की घात -7 और इसका मान कितना है? 2 गुणे 10 की घात -5। इससे 2 से 2 कट जाएगा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -7 और गुणे 10 की घात +5 हो जाएगा। मतलब 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणे 10 की घात -2 और कोण है तो कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन, RED लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ये जो चौथा नंबर सवाल है यह 2 साल पूछा गया था। कब 2015 और 2010 में। ये सवाल कब पूछा गया था? 2015 और 2010 में इस सवाल को पूछा गया था। इस प्रकार जो है हम ये चौथे सवाल का जो है आंसर कर चुके हैं। इस सवाल को करिए, फिर अगला सवाल देखेंगे।
जल्दी करेंगे इस सवाल को, मिटा देते हैं चौथा नंबर सवाल। पांचवा देखते हैं। जो पांचवा नंबर सवाल है वो हमसे कह रहा है एक एकल स्लिट द्वारा जो है विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 अंश के कोण पर है। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित जो है कितनी दूरी पर है? द्वितीय निम्नलिखित 60 अंश के कोण पर है। ठीक है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी हो? लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई, ठीक है, स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको दे दिया है द्वितीय निम्नलिखित, ठीक है, क्या दे दिया है? द्वितीय निम्नलिखित, द्वितीय निम्नलिखित की जो है कोणीय चौड़ाई, द्वितीय निम्नलिखित की चौड़ाई कितना दे दिया है? द्वितीय निम्नलिखित की ये कोणीय चौड़ाई दिया है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई बराबर 60 अंश दे दिया है। हमसे जो पूछा है वह ई पूछा है। हमसे क्या पूछा है? ई का मान। तो चूंकि हम जानते क्या थे? ई साइन थीटा, इसको थीटा 2 कह सकते हैं। थीटा 2 बराबर कितने अंश दे दिया है? 60 अंश। थीटा 2 बराबर क्या? थीटा 2 बराबर कितने अंश दिया है? 60 अंश। तो हो जाएगा ई साइन थीटा 2 बराबर 2 लेम्डा। 2 लेम्डा क्यों किए? 2 लेम्डा इसलिए किए क्योंकि केंद्रीय ये द्वितीय उच्चिष्ट है। अगर प्रथम उच्चिष्ट होता तो ई साइन थीटा बराबर क्या लगाते? ई साइन थीटा बराबर लेम्डा लगाते। लेकिन हमसे यह प्रथम निम्नलिखित था, ठीक है, उच्चिष्ट नहीं, प्रथम निम्नलिखित है। प्रथम निम्नलिखित के लिए जो सूत्र होता है, प्रथम निम्नलिखित के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा 1 कह सकते हो। ई साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा लेम्डा। और द्वितीय निम्नलिखित के लिए यह दिया है, किसके लिए? द्वितीय निम्नलिखित के लिए हो जाएगा ई साइन थीटा 2 बराबर 2 लेम्डा। ई साइन थीटा 2 बराबर कितना होगा? ई साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 लेम्डा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लेम्डा। तो अब हम लिखते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले का उपयोग कर देते हैं। तो हो जाएगा ई साइन थीटा 2 का मान कितने अंश दिया है? 60 अंश बराबर 2 लेम्डा। ई साइन थीटा 2 बराबर कितना दे दिया है? 2 लेम्डा दे दिया है। तो अब साइन 60 अंश का मान कितने अंश आएगा? साइन 60 अंश का मान हो जाएगा करड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? करड़ी में 3/2 बराबर हो जाएगा 2 लेम्डा के। हमको ई की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर 2 लेम्डा और बटे या नीचे आ जाएगा करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। अब इसको ऊपर जब करेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 2 लेम्डा बटे 1, 2 लेम्डा बटे 1 या भिन्न ऊपर जाएगी 2 बटे करड़ी में 3। इस प्रकार जब हम गुणा कराएंगे 2 का गुणा 2 में तो हो जाएगा 4 लेम्डा, 4 लेम्डा और बटे करड़ी में 3, 4 लेम्डा बटे करड़ी में 3। यही हो जाएगा जो है स्लिट की चौड़ाई। ठीक है, स्लिट की चौड़ाई के लिए सूत्र हो जाएगा। सवाल का पूछा गया था 2015 में, सवाल का पूछा गया है 2015 में। ध्यान रखना, इसमें द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई दिया है, मतलब जो है 2 थीटा, ये 2 लेम्डा के लिए होगा। ठीक है, ई साइन थीटा 2 लिखेंगे और 2 लेम्डा के बराबर करेंगे। प्रथम होता तो हम अभी बताए हैं, प्रथम होता तो ई साइन थीटा 1 लिखते, ई साइन थीटा 1 लेम्डा के बराबर लिखते अगर प्रथम निम्नलिखित होता। कौन सा निम्नलिखित होता है? प्रथम। लेकिन हमारा यहाँ पे द्वितीय निम्नलिखित दिया है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ई साइन थीटा 2 बराबर 2 लेम्डा लिखेंगे। ई साइन थीटा 2 बराबर 2 लेम्डा लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, है ना। फिर हम अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। ये सवाल कौन सा पूछा गया था? ये सवाल है हमारा 5वां नंबर। जो कब पूछा गया है? ये 5वां नंबर जो है 2015 में पूछा गया था। 5वां नंबर कब पूछा गया था? 2015 में। हम छठा देख लेते हैं, 1-2 सवाल और बच रहे हैं, इनको कर लेते हैं। ठीक है, हम छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल कर रहा है एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है। तरंगदैर्घ्य कितनी है? 5890 एंगस्ट्रॉम है। 0.2 मिमी चौड़ाई की स्लिट पर अभिलंबवत गिरता है। विवर्तन प्रतिरूप स्लिट के ठीक पीछे 50 सेमी फोकस दूरी वाले, स्लिट के ठीक पीछे 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस के फोकस तल में स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच की दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच की जो है दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। समझ लेते हैं चित्र क्या है। हमसे यह दे दिया है, ये तो हमको पता ही था। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ये जो प्रथम निम्नलिखित है, ये प्रथम निम्नलिखित इस तरफ, प्रथम निम्नलिखित इस तरफ, इसका अगर हम ये रेखीय दूरी मानेंगे तो यक्ष मानेंगे और यह यक्ष मानेंगे। अभी कहेंगे थीटा लिखा गया था, थीटा कोणीय दूरी है। थीटा क्या है?
कोणीय दूरी, हमसे कहा गया रेखीय दूरी ज्ञात करनी है, यक्ष और यक्ष पूरा जोड़ेंगे तो कितना ज्ञात करना होगा, 2 यक्ष हमको निकालना है। सवाल में क्या निकालना है, 2 यक्ष। जब भी कोणीय दूरी कहता तो हम 2 थीटा निकाल रहे थे, लेकिन हमसे यहाँ पे रेखीय दूरी का है इसलिए 2 यक्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 यक्ष निकालेंगे। तरंगदैर्घ्य दे दिया है लैम्डा बराबर 5890 एंगस्ट्रॉम। हमको क्या पता था, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। लैम्डा बराबर हो जाएगा 5890 गुणे 10 की घात माइनस 10। दशमलव को 3 अंक यहाँ पे लाओगे तो 5.89, 3 अंक आया था तो 10 की घात माइनस 3 घट जाएगी, 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और स्लिट की चौड़ाई दे दिया है ई बराबर हमारा दे दिया है, ई बराबर कितना दे दिया है, ई बराबर 0.2 मिमी दे दिया है। इसको हम बदलेंगे तो हमको क्या पता था, 1 मिमी बराबर जो है 1 मिमी बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिमी बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो ई बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो ई बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस, हम क्या लिख सकते हैं, 10 नहीं होता है 3 होता है जी, यहाँ पे मिमी है ना, 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा तो एक अंक और इधर बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा मीटर में। कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे दिया है, जो लेंस है उसकी फोकस दूरी दे दिया है। लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर दे दिया है 50 सेमी। इसको बदलेंगे तो 50 गुणे 1 सेमी बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है दोनों निम्नलिखितों के बीच की दूरी 2 यक्ष ज्ञात कर लेना है। ठीक है, कितना ज्ञात कर लेना है, 2 यक्ष ज्ञात कर लेना है। तो हो जाएगा 2 यक्ष बराबर 2 लैम्डा बटे ई और गुणे स्मॉल एफ, 2 लैम्डा बटे ई गुणे स्मॉल एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2 यक्ष बराबर 2 गुणे लैम्डा का मान 5.89 हो जाएगा, और गुणे बटे हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात माइनस 7 भी आया था तो लिख लीजिए 10 की घात माइनस 7, ई का मान रख देंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 है। और इसकी जगह हम लिखेंगे 50 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, कितना लिखेंगे, यफ का मान कितना आ जाएगा, यफ का मान है 50 गुणे 10 की घात माइनस 2। इससे यह कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 5.89 गुणे 50 हो जाएगा, 729 जो हो जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 9, 4 को ऊपर कर देंगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा, प्लस 4। 10 की घात कितना आएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, 9 का गुणा 0 हटाने में चला जाएगा तो 589 गुणे 5 हो जाएगा, 589 गुणे 5 हो जाएगा। और गुणे 10 की घात कितना, 9 में से जो है 4 घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 5 आ जाएगा, गुणा कर लो, 9 पच्चे 45 को 5 और फिर क्या करेंगे 8 पच्चे 40। ठीक है, 40 और हासिल 4 हो जाएगा 44। ठीक है, एक ही अंक दशमलव हो जाएगा क्योंकि एक ही जीरो था, तो 58.9 लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, 58.9, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पच्चे 45 को 5 हासिल 4, 8 पच्चे 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, हासिल 4 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 और 4 हो जाएगा 29, पीछे से एक अंक बाद दशमलव और गुणे 10 की घात माइनस 5 मीटर। 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस 5 मीटर आ जाएगा। 2 यक्ष बराबर हो जाएगा, दशमलव को 2 अंक इधर करोगे तो 2.945, 2 अंक किए हो 10 की घात प्लस में 2 बढ़ जाएगी, माइनस 5 पहले से ही है तो 2 यक्ष बराबर आ जाएगा, 2 यक्ष बराबर 2.945 और गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, मिमी। ठीक है, 10 की घात माइनस 3 मीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर, इसलिए 2 यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 2.945 हो जाएगा और मिलीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है छठे सवाल का क्या हो गया, ये जो है छठे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है कौन सा सवाल हो गया, छठे सवाल का आंसर। इस प्रकार हम जो है अंकित कर चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, अगले जो है अगला चैप्टर होगा फिर कौन सा, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो इस सवाल को कर लेंगे, कौन सा नंबर था, छठा नंबर। जल्दी करिए इस सवाल।